अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स 101 के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज़ है मेरे पास। ये फ़ाइल मैंने ली है जी वीयू स्टूडेंट्स की वेबसाइट से, और किसी सहर नाम के स्टूडेंट ने जो है वो इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको देखेंगे कि सारे एमसीक्यूज़ जो है किस तरह से सॉल्व हुए हैं। आप लोगों ने ये डाउनलोड तो की होगी, अक्सर ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आजकल मौजूद होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है ना वो रॉन्ग मार्क हुए हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह सब जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। एक एक एमसीक्यू मैंने पहले सॉल्व करके कंफर्म करके फिर ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। बाकी भी चैनल्स पे मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन वो बस इनको रीड करें। कुछ हैं बीच में, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत मार्क हुए हैं, तो उनको हम डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू इसका सहर का भी कि इन्होंने हमें जो है वो फ़ाइल तो प्रोवाइड की, एमसीक्यूज़ तो प्रोवाइड कर दी। अब उनको सॉल्व हम खुद कर लेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आपकी अगर मैं हैंडआउट्स की बात करूँ तो जो थोड़े से तो पेजेस हैं आप लोगों के, ठीक है, आपने लाजमी उसको पढ़ लेना एक दफ़ा, जितने भी हैं आपके 1 से 22 तक। बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी बुक आपकी 175 पेजेस की है, तो उसके हाफ आपने पढ़ने हैं। तो उनकी रीडिंग लाजमी करें, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हैंडआउट्स की रीडिंग मस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो एमसीक्यूज़ मेरी वीडियो से देख लें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। कोशिश करूँगी कि मैं 2 पार्ट्स बना दूँ। तो अभी ये फ़िलहाल पहला पार्ट है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट टोन प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन ऑर्गन कम्स from 3.0 meter pipe with both ends open. If the sound is जो साउंड की स्पीड है वो हमें बता दिया 340 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस टोन इज़ अप्रोक्सीमेटली। हमने फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी, और गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं हम लोग अपने पास। देखें जी, हमें सबसे पहले तो दी गई है जी ये 3 मीटर वेवलेंथ, ठीक है। लोएस्ट टोन जो प्रोड्यूस हो रही है, टोन की हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, उसका मतलब ये होता है कि हमें ना उसकी वेवलेंथ बताई गई है जो कि हमारे पास है 3 मीटर। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पाइप लिया है वो क्या है, दोनों एंड से ओपन है, ठीक है। जब आप दोनों एंड से ओपन पाइप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसकी वेवलेंथ आप डबल कर देते हैं, यानी 2L के नाम से हम उसका फॉर्मूला याद करते हैं। और यहाँ पे ये 3 है, तो 3 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 2 × 3, 3 2 ज़ार 6। तो लेमडा की वैल्यू हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे 6 यूज़ करें। अब हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जबकि स्पीड हमें दी गई है, तो स्पीड को हम v कह देते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम f कह देते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें आ गई वो हमने लिख ली, यानी लेमडा है हमारे पास और v है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है v = f लेमडा, ठीक है। यहाँ पे आप अब फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं ना इजीली। फ्रीक्वेंसी अगर आपने फाइंड करनी है तो लेमडा जो है वो इधर आके v के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने v की वैल्यू पुट करनी है 340 ओवर, साथ में आपने लेमडा डिवाइड कर देना है। तो लेमडा जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 57 हर्ट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टू रेज द पिच ऑफ अ सर्टन पियानो स्ट्रिंग द पियानो ट्यूनर। अब यहाँ पे ये गलत मार्क हुआ है, शॉर्टन द स्ट्रिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइटन्स द स्ट्रिंग। जब भी देखें आप जो पियानो है उसकी जो पिच होती है, ठीक है, उसको अगर हमने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए ना हमें उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है स्ट्रिंग्स की, वो पहले जो है ना वो फिक्स करनी पड़ती है। और फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी स्ट्रिंग्स की लेंथ के ऊपर, मैस के ऊपर और उसके अंदर टेंशन के ऊपर। अब स्ट्रिंग जो होती हैं उस पर पियानो पे लगी होती हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो ट्यूनिंग पिन्स लगी होती हैं, उनके अराउंड स्ट्रिंग्स जो है वो रैप हुई भी होती हैं। तो आप ट्यूनिंग पिन्स को या तो टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है। अब ट्यूनिंग पिन्स को जब आप टाइट करेंगे तो स्ट्रिंग भी टाइट हो जाएगी, यानी उसके अंदर टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब टेंशन ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी के ज़्यादा होने से फिर उसकी पिच ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेन काम क्या करना पड़ता है, हमें टाइट करना पड़ता है स्ट्रिंग्स को। नेक्स्ट है, इसको आप गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कंफर्म करने के बाद बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन इज अप्लाइड आउटवर्डली टू ईच एंड ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रॉड विद अ रेडियस ऑफ 34 सेंटीमीटर। अब ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी उन्होंने आपको दे दी है, एलोंगेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया, फोर्स। गिवन डाटा शुरू से आप देखा करें, जो जो चीज़ें दी गई हैं ना वो लिखते जाया करें, फिर आपको फॉर्मूला खुद ही पता चल जाएगा। फोर्स हमें यहाँ पे कितनी है, 5000 न्यूटन, तो हम F लिख लेते हैं 5000 न्यूटन। दूसरा, हमें आगे चलते जाएं तो 5 मीटर लॉन्ग हमें यहाँ पे रॉड बताइए, यानी उसकी जो लेंथ है वो कितनी है
5 मीटर, और रेडियस हमें रॉड का बता दिया है 34 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है लेकिन जो लेंथ है वो तो हमारी मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 34/100। इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमें उन्होंने दी है यंग्स मॉडुलस 125 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एलोंगेशन हमने फाइंड करनी है। एलोंगेशन का मतलब है कि लेंथ जो है ना वो चेंज कितनी हुई है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। अब हमने जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो ये होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस को जब आप टेंसाइल स्ट्रेन के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास यंग्स मॉडुलस आता है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। टेंसाइल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि लेंथ है ना यहाँ पे, तो लेंथ के हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं और लेंथ की जो चेंज होता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, फॉर्मूलाज हमने लिखे। अब ये बन गया F/A। डेल्टा L/L जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L/डेल्टा L, और यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है Y के। अब देखें यहाँ पे y का फॉर्मूला आ गया F/A × L/डेल्टा L। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, F भी है, ठीक है, ये, उसके बाद L भी हमारे पास मौजूद है, R जो है वो हमारे पास है, तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं ना πr² के फॉर्मूला से। ठीक है, y भी हमारे पास मौजूद है और डेल्टा L हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा L को पहले हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। डेल्टा L इक्वल हो जाएगा F × L ओवर नीचे A है, y वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया डेल्टा L का। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास है जी 5000, L की वैल्यू पुट कर दें 5, एरिया जो है वो πr² है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r की वैल्यू हमने निकाली है 34/100, तो πr² इंटू y की वैल्यू हमारे पास है 125 × 10⁸। अब जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे ना, पहले ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आता है 25,000। नीचे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 3.63 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय ये 125 वाली वैल्यू एज इट इज़। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप और 25,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5.51 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, लेंथ हमने जो मीटर में ली थी, अब चेंज इन लेंथ भी हमारे पास मीटर में आया है, लेकिन ऑप्शंस देखें तो सारे मिलीमीटर के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर में जाने के लिए, मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हमें इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5.51 को इंटू 10⁻⁴, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1000 का मतलब है 10⁻3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 का मतलब है कि आप उसको ओवर के नीचे ले जाएं तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब इनको जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.551 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर आता है जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है जी, तो क्या किया हमने, एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ किया, इसके अंदर बस आपने डेल्टा L फाइंड करना था, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन थी वो पुट की, एंड पे आपने सिर्फ कन्वर्जन की मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट है जी अ पार्टिकल ओसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट कर रहा होता है ना, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं एक पेंडुलम की, ये एक पेंडुलम होता है इस तरह से, उसके साथ बॉब होती है, ठीक है, और वो यूं और यूं जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है, इस तरह से मूव कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि क्या ये जो पार्टिकल है, या ये जैसे ये बॉब की एग्जांपल मैंने आपको दी, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पे भी ये गलत ऑप्शन मार्क हुआ है, इट नेवर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज़ मोशन। अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ते हैं कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, या तो वो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है या मोशन में भी हो सकती है। ठीक है, मोशन में बॉडी हो तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, हमारे यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। अब बॉडी वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो इक्विलिब्रियम में होगी एट द सेंटर ऑफ इट्स पाथ बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ इज जीरो। देखें, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब वो सेंटर पे होती है बॉडी, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पे अगर वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है ना, तो यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब वो सेंटर पे पहुँचता है तो यहाँ पे उसकी रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है।
तो फोर्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो होगी, ठीक है। और वो एक चीज़ ज़ीरो कौन सी हो सकती है? एक्सेलरेशन, क्योंकि मैथ तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता ना, किसी ना बॉडी का कोई ना कोई मैथ तो लाजमी होता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो सेंटर पे पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़ीरो होती है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं ना, हुक्स लॉ की ये स्टेटमेंट है कि फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, अ 160 न्यूटन चाइल्ड सिट्स ऑन अ लाइट स्विंग and is pulled back and held with a horizontal force of 100 Newton. The magnitude of the tension force of each of two string supporting ropes आपने ये फाइंड करनी है। देखें 160 न्यूटन चाइल्ड यानी उसका वेट हमें उन्होंने दे दिया 160 न्यूटन। फिर हमें वो कहते हैं कि जब वो वापस आता है ना तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर कितनी लग रही है, यानी झूला आगे जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर लग रही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम Fx कह देते हैं, वो हमारे पास कितनी लग रही है जी 100 न्यूटन, ठीक है। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फाइंड करनी है आपने, टेंशन आपने फाइंड करनी है ईच ऑफ टू सपोर्टिंग, यानी हर किसी की अलग अलग बतानी है आपने। दो रस्सियों से झूला बांधा हुआ होता है ना, तो उन दोनों रस्सियों की आपने टेंशन अलग अलग फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, ये देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, आगे पीछे मूव कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसके ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेज ज़ीरो होंगी, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी सारी ज़ीरो हों और वर्टिकल फोर्सेज भी सारी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स उन्होंने एक तो हमें दे दी ना 100, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी हम देखें जो टेंशन है वो इस तरह से ऊपर की तरफ है ना, टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है। अगर उसके हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? t साइन थीटा, ठीक है। अब उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिख लिया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यानी जो t कॉस थीटा होगा वो इक्वल होगा 100 के, ठीक है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो t कॉस थीटा है और साथ में दूसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तब हम उसको कहते हैं कि वो इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर ये -100 हम उधर लेके जाते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है ना बाद में, तो आप डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं? वर्टिकल फोर्स जो टेंशन की होगी वो कौन सी होगी? टी साइन थीटा होगी। और वेट भी तो डाउनवर्ड होता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो वेट हमारा आ गया यहाँ पे 160। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, टी साइन थीटा -160 भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो करके। अब देखिए यहाँ पे आपने जब टेंशन टी फाइंड करनी है तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर ले लें, इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 160 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इक्वल के इस साइड्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी और दूसरी साइड वाली आपस में ऐड हो जाएंगी। टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर आप कॉमन ले लें, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी होती है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इधर इनका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर लें, 160 का स्क्वायर लें, दोनों को ऐड करें और फिर उसका अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास आंसर आता है 189। तो टेंशन हमारे पास कितनी आ गई? 189, ठीक है। तो 189 अप्रॉक्सीमेटली 190 के इक्वल होता है। तो आपने जो है ये चूज़ नहीं करना, हमने 190 चूज़ नहीं करना, हमने देखना है कि उन्होंने ईच ऑफ टू सपोर्टिंग रोप्स पूछा है, यानी हर रस्सी की आपने अलग से टेंशन बतानी है। तो 2 रस्सियाँ ना हमारे पास, तो इसको हमने हाफ कर देना है, यानी ये टोटल टेंशन है तो एक रस्सी की इसके हाफ के इक्वल होगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 94.5, और 94.5 ये बी ऑप्शन है, ठीक है। 120 यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, 94 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर वो आपसे टोटल टेंशन पूछते तो फिर आप ये 190 वाला चूज़ करते, ठीक है। तो हमने ये इक्विलिब्रियम वाली जो इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करके इनको हमने बस साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तौर पे सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड। कि एक ऑब्जेक्ट है और वो कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है? 20 वाइब्रेशंस कर रहा है 10 सेकंड के अंदर। आपने उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। अच्छा,
जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है ना वो किसके इक्वल होती है कि आपने वाइब्रेशंस को टाइम पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करते हैं तो हम क्या डेफिनेशन करते हैं, वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये पढ़ते हैं ना हम लोग उसकी डेफिनेशन के अंदर, फ्रीक्वेंसी इज़ द वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी है। तो 10 सेकंड की हमें दी हुई है, तो एक की फाइंड करने के लिए हमें 20 को 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वाइब्रेशंस पर सेकंड। लेकिन उन्होंने हमसे रेडियन में पूछा है और ऊपर लिखा हुआ भी है कि एंगुलर बतानी है आपने, तो ये 2 नहीं चूज़ कर लेना आपने, ठीक है, हमने एंगुलर बतानी है। तो एंगुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो इक्वल होती है 2πf, ठीक है। अब 2π की वैल्यू होती है 3.14 और f ऊपर आपने निकाला है 2। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.56 आंसर आता है, 12.56 यानी अप्रॉक्सीमेटली 12.6। तो ये हमने ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट वैनिशेज ओनली इफ ईच टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट। अच्छा, ये भी यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होता, सेम पॉइंट होता है। किसी भी बॉडी को जब आपने इक्विलिब्रियम में लेकर जाना होता है ना, तो उसके ऊपर चाहे फोर्सेस हैं चाहे टॉर्क्स हैं, आपने सेम पॉइंट के ऊपर मेजर करनी, ठीक है, सेम पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी होती हैं। ये आपने याद रखना है, ये टॉर्क के नाम से आया हुआ है, ये फोर्सेस के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो चाहे फोर्सेस की बात हो चाहे टॉर्क की बात हो, जब भी हम इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी को लेके जाना चाहते हैं तो हमने उसके जितने भी टॉर्क्स हैं या जितनी भी फोर्सेस हैं वो सेम पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है 10 seconds आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज। आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पे होता है कि फाइनल आपने एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करनी होती है, फिर उसको टाइम पे डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना, तो हमें तो पहले एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें ऊपर दे दी है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपने रेवोल्यूशन नहीं फाइंड करनी, आपने क्या करना है, रेडियंस में जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर्स में देखें रेवोल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन जो एंगुलर होती है वो ऊपर भी हमने देखा रेडियन पर सेकंड में होती है। तो हमने रेवोल्यूशन पर मिनट को पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे दी गई है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको आपने पहले कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो रेवोल्यूशन से आपने जब जाना होता है ना उसके अंदर रेडियंस के अंदर, तो एक रेवोल्यूशन इक्वल होती है, एक रेवोल्यूशन 2π रेडियंस की इक्वल होती है। ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू। एक रेवोल्यूशन इक्वल होती है 2π रेडियंस, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक सर्कल कंप्लीट होना, और एक सर्कल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं डिग्रीज में, और अगर इसी को हमने रेडियंस में करना है तो हम उसको 2π भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन डिग्रीज में 360 और रेडियंस में 2π के इक्वल होती है। तो हमने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए 2π से मल्टीप्लाई किया, और पर मिनट है, यानी आपने मिनट से सेकंड में जाना है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 60 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, 2 3 = 6 और 3 10 = 30, तो ये 10π आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। देखें 10 seconds आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन, टाइम हमें उन्होंने दे दिया ना 10 सेकंड, तो टी की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमने फाइनल निकाली है। पहले जो फ़ैन था वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियल हमने 0 रख दी, और यहाँ पे हमने अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, तो ये आ जाएगा 10π/10। 10 और 10 को जब आप कट कर देंगे तो हमारे पास पाई बच जाता है, और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3.14। तो यहाँ से हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, सी गलत मार्क हुआ है। 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है जी इसका आंसर एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं अ 4 न्यूटन पक इज traveling at 3 meter per second, it strikes on a 8 Newton puck which is stationary। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक पक है, उसका मैस हमें उन्होंने एक तरह से दे दिया है 4, ठीक है, मैस कह दें या वेट कह दें। उसके बाद आपको उन्होंने एक और पक दी है जिसका मैस है 8, तो m2 हम कह देते हैं कि 8 है। देन आपने देखें कि पहले की वेलोसिटी तो आपको उन्होंने बता दी कि ये कितनी पे ट्रैवल कर रही है, v1 जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, जबकि दूसरी स्टेशनरी है, तो v2 क्या होगी,
ज़ीरो होगी ना, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वो तो मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है। फिर वो कहते हैं जब ये दोनों पक्ष एक दूसरे से चिपक जाती हैं यानी आपस में टकरा के जुड़ जाती हैं तो इनकी कॉमन फाइनल स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो कॉमन फाइनल स्पीड जो है ना वो हम उसका जो फॉर्मूला होता है कॉमन फाइनल स्पीड, ठीक है, या आप उसको स्पीड एट सेंटर ऑफ मैस भी कह सकते हैं। कॉमन का मतलब यही है कि आपने सेंटर ऑफ मैस पे उनके जो है ना वो फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब देखें m1 हमें दिया गया 4 और v1 है 3, m2 इज़ 8 एंड v2 इज़ 0। नीचे m1 प्लस m2 है तो m1 4 है और m2 हमारे पास 8 है। 4 3 ज़ार 12 प्लस 8 0 ज़ार 0, नीचे 8 प्लस 4 12, कटिंग करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड इनकी कॉमन फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज, अच्छा कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है ना और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। पहला है कि उस एक्सेलरेट नहीं कर रही। अगर आप वैसे सोचें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। जैसे हमने पीछे एंगुलर का पढ़ा कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे लीनियर है। अब वी एफ माइनस वी आई, तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रही तो फाइनल इनिशियल सेम है ना, चेंज नहीं हो रही, तो सेम क्वांटिटीज जब माइनस होती हैं तो आंसर तो जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो हमने ये भी देखना है कि सर्कल में मूव कर रही है ना, अगर वो सर्कल में ना होती फिर तो हम ये चूज़ करते इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, लेकिन वो सर्कल में मूव कर रही है। तो आपको पता है सर्कल में कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। इसका मतलब है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और जो उसकी स्पीड है वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही तो फिर हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है, जो सिर्फ डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीट्यूड की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी, अ प्लेन ट्रैवलिंग नॉर्थ एट 200 मीटर पर सेकेंड टर्न्स एंड देन ट्रैवल साउथ एट 200 मीटर पर सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी इज। अब यहाँ पे देखें प्लेन जो है वो पहले नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था और उसकी वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड। अब वो जा रहा है दोबारा से साउथ की तरफ। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, साउथ में भी वो कह रहे हैं कि उसको कितनी वेलोसिटी करनी पड़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। तो इनमें से किसी एक को हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने क्या करना है, पहले के साथ या दूसरे के साथ किसी एक के साथ हम माइनस लगा देंगे। अब हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमने, द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि फाइनल में से आपने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी बाद में कितनी हुई 200 माइनस इनिशियल कितनी थी -200, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का और इसकी अपनी -200 है। तो हम देखें 200 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +200। जब आप इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 400 आपके पास आंसर आता है, 400 मीटर पर सेकेंड। और वो क्योंकि बाद में साउथ की तरफ जा रही थी तो वो साउथ की तरफ ही जाती जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। At time t is equal to 0, a car has a velocity of 16 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड एट टाइम 0। इट स्लोज डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 t। ये एक्सेलरेशन उन्होंने आपको दे दिया है और आपसे कहा जाता है कि आपने टाइम फाइंड करना है कि जिस पे ये स्टॉप करेगी, यानी कितने टाइम के बाद स्टॉप करेगी, ठीक है। इसका भी यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, हम इसको सॉल्व करके फिर देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आता है। देखें यहाँ पे वैसे तो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स में आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी होगी, वो फाइनल के सिलेबस के अंदर है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रही। हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना आपको, पहली वाली, ये हमने यूज़ करनी है। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कह रहे हैं कि इट स्लोज डाउन, ये स्लो हो रही है। तो स्लो होते होते वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगी ना, तो अगर वो स्टॉप हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है 16 प्लस एक्सेलरेशन उन्होंने हमें कितना बताया है -0.50 t। और यहाँ पे जो t है ये आपने वैसे तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से फाइंड करना है, लेकिन आप यहाँ पे बस इतना याद रख लें कि 0.5 t का मतलब है कि t हाफ हो रहा है ना, यहाँ पे यही मतलब है ना यहाँ पे कि t जो है 0.5 किसे कहते हैं 1/2 को कहते हैं, यानी हाफ है। तो इस t को हमने लिख देना है t/2, यानी उसको हाफ कर देना है, ठीक है। 16 माइनस
0.50 टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 2। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 0 है ना इधर, ये माइनस वाली टर्म आप जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी 0.50 टी स्क्वायर ओवर 2 और इधर क्या रह जाएगा 16। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो 32 और 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इधर जाके डिवाइड होगा 32 के साथ 0.5 तो ये 64 बनता है और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 सेकेंड। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 1 यहाँ पे उन्होंने माइल लिखना था। ठीक है, 1 माइल वो कह रहे हैं कि इक्वल होता है 1609 मीटर के इक्वल। एक माइल के अंदर इतने मीटर्स होते हैं तो 55 माइल पर आवर, MPH का मतलब है माइल पर आवर, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो 55 माइल्स है तो हमने माइल्स से किस में आंसर देना है, मीटर पर सेकंड में देना है ना सबके साथ। ऑप्शंस में देखें सारे मीटर पर सेकंड दिए गए हैं तो हमने मीटर पर सेकंड के अंदर जाने के लिए माइल्स से मीटर में अगर जाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1609 के साथ। और देखें पर आवर्स है यानी आर जो है वो ओवर के नीचे आएगा। ठीक है, और हमने जब आवर्स से सेकंड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो आप डायरेक्ट 3600 से डिवाइड कर दें या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख लें। ऊपर वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को आपस में, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 24.5 और 24.5 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन मार्क हुआ है, हमने बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, देखें अब इसके अंदर शुरू में जीरोज़ हैं फिर 3 नंबर्स हैं। अब देखें ये वाले जो 3 है ना इन्हें हम कहेंगे सिग्निफिकेंट। क्यों कहेंगे, इनकी रीजंस भी हैं हमारे पास। जो लीडिंग जीरोज़ होते हैं, लीडिंग जीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, लीडिंग जीरो यानी पहले आने वाले जीरो, तो पहले आने वाले ये जो 3 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। उसके बाद 1 से 9 के दरमियान कोई भी नंबर हो ना तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट होंगे, 2 तो हमें पता चल गए। उसके बाद जो एंड पे जीरोज़ होते हैं जिन्हें हम ट्रेलिंग जीरोज़ कहते हैं, ट्रेलिंग जीरोज़ यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन में एंड पे जीरो आ रहे होते हैं, तो ये डेसिमल में एंड पे जो जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है ये 3 हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 1 रेवोल्यूशन इज द सेम एज, मैंने पीछे भी आपको बताया है 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के, या अगर हम डिग्रीज में बताना चाहें तो 360 डिग्रीज के। तो ये 2 पाई रेडियंस आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया ना। यहाँ पे उन्होंने ये गलत ऑप्शन मार्क किया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए वाला होगा। हमने पीछे भी पढ़ा था कि चाहे वो टॉर्क्स हो, चाहे हम टॉर्क्स की बात करें, चाहे हम फोर्सेस की बात करें, अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो उसके जितने भी टॉर्क्स हैं और जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी सेम पॉइंट के ऊपर मेजर करनी पड़ेंगी, सेम पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से देखें ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ नेट टॉर्क अप्लाई टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस। जब हम किसी रिजिड बॉडी पे टॉर्क जो है वो अप्लाई करते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, बेसिकली रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें ना कोई मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई लचक नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिसकी हम अगर मोशन के दौरान अपनी वो शेप या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में हम रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं करती या वो डीफॉर्म नहीं होती। उसके ऊपर जब आप कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सी ये जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू 1 एंड ऑफ अ स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशन। ये रिपीट हो गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आपने हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, बेसिकली जो अगर जैसे एक पेंडुलम की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि वो अगर इस पोजीशन पे जा रहा है और फिर इस पोजीशन पे, यानी वो यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो जब वो यहाँ पहुँचता है ना तो एक फोर्स होती है जो उसको अंदर की तरफ खींच रही होती है इस पोजीशन की तरफ। तो वो फोर्स जो उसको अंदर मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एक्स के। ठीक है जी।
नेक्स्ट है मर्करी इज़ अ कन्वीनियंट लिक्विड टू यूज़ इन अ बैरोमीटर। मर्करी को हम बैरोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं। बैरोमीटर बेसिकली क्या होता है? बैरोमीटर होता है जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे ना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। और उसको हम सी लेवल पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मर्करी की डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, एक तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूसरा डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर लो होता है, लो वेपर प्रेशर। इन दो खसूसियात की वजह से ना हम बैरोमीटर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए मर्करी यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके लिए ना अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है हमें इसका शॉर्टर कॉलम चाहिए होगा। शॉर्टर कॉलम यानी आप जो वो बैरोमीटर है उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है इसका थोड़ी सी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, जैसे वाटर अगर हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू मर्करी। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो कॉलम चाहिए होता है। तकरीबन अगर इसका हम अंदाज़ा लगाएं तो वाटर जो होता है ना उसका 34 फीट लॉन्ग कॉलम हमें चाहिए होगा बैरोमीटर के अंदर। लेकिन अगर हम मर्करी यूज़ करते हैं उसकी जगह पे तो हमें सिर्फ 30 इंच टॉल जो है वो कॉलम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी की वजह से कितना ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ रहा है लेंथ के अंदर, कितनी छोटा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम मर्करी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी, द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? आपको यूनिट फाइंड करने के लिए पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जी, जैसे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। अब जो फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन, और जो चार्ज है इसका यूनिट हमारे पास होता है कूलम। तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमें तो जॉउल की फॉर्म में आंसर करना है, हमें न्यूटन की फॉर्म में आंसर नहीं करना। तो न्यूटन आपको पता होना चाहिए, जो एक जॉउल है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। पता है ना आपको, ये हमने फिजिक्स में 9th 10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम पढ़ते आए हैं कि जो जॉउल होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। क्योंकि जॉउल किसका यूनिट होता है? वर्क डन का, और वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो F इंटू डी वर्क डन का यूनिट जॉउल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस न्यूटन की जगह हम अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो मीटर वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जॉउल के साथ आके मीटर डिवाइड होगा। तो न्यूटन किसके इक्वल आ गया? जॉउल पर मीटर। तो हम इस न्यूटन की जगह लिखते हैं जॉउल पर मीटर और साथ में कूलम एज इट इज़। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जो है इसका बन रहा है जॉउल पर कूलम मीटर। नेक्स्ट है अ फेरेड इज सेम एज। फेरेड जो है वो किसके इक्वल होता है? फेरेड बेसिकली कैपेसिटेंस का यूनिट होता है ना, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज ओवर वोल्टेज। चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है कूलम होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला जो है वो वोल्ट होता है, यानी कूलम पर वोल्ट। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है? ये वाला, कूलम पर वोल्ट वाला, ठीक है। इन्होंने रॉन्ग मार्क किया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये वाला ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। अब फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था ना, इसके अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू हमने इस वीडियो में किया था, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब एफ फ्रीक्वेंसी अगर हमने फाइंड करनी है तो लेमडा जो है वो इधर आके स्पीड के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब लेमडा कहते हैं वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ तो उन्होंने हमें दे दी है, अब स्पीड हमें नहीं दी। तो ये लाइट है ना, तो लाइट की स्पीड हमें पता है c से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होती है 3 × 10⁸। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 3 × 10⁸ ओवर लेमडा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 700, और नैनोमीटर है, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁹। ये इक्वल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के। जब आप इनको डिवाइड करते हैं, 3 को 700 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ठीक है। ये हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो इन्होंने यहाँ पे 10⁻4 लिखा हुआ है, तो ये 10 की पावर यहाँ पे ना 14 होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू शायद इन्होंने ऑप्शन ठीक से नहीं लिखे, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपने याद वैसे कर लेना है। रेड लाइट की 4.3 × 10⁻14, किसी भी लाइट की फाइंड करनी हो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सी की जगह आपने हमेशा स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू पुट करनी है, लेमडा जो भी दिया होगा वो पुट करें और फ्रीक्वेंसी निकाल लें, ठीक है। तो ये 10⁻14 होना चाहिए, इन्होंने 4 लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इन्होंने 5 मार्क किया, ये गलत है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही नहीं बस इसको याद करते जाना, समझ के सॉल्व करना है सारे एमसीक्यूज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ना, उनके बारे में क्या ट्रू नहीं है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपका मिड टर्म इंक्लूड नहीं है, इसमें ना फाइल में कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, जैसे ये वाला जो टॉपिक है ये आपका लेक्चर 30 में है। अगर आप हैंडआउट्स पे भी देखें लेक्चर 30 में है। वैसे इन्होंने यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है, ये वाला होना चाहिए था इसका, दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू
स्पेस, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर दें, लेक्चर 30 में से है। नेक्स्ट जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इन्होंने ठीक लगाया हुआ है, लेकिन ये भी आपका लेक्चर 30 के अंदर से है। ये आप चेक कर सकते हैं, टॉपिक आपके जो है वो मिड टर्म के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको स्किप करवा रही हूँ। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। ये भी आपका लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 32 है, जिसके अंदर से ये पूछा गया है, लेकिन ये इजी सा है, जनरल है बात है, तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। उन्होंने पूछा हुआ है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो किस पे इक्वल आते हैं। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है उन्होंने गलत मार्क किया, ये जो 40 है ये 40 तब ठीक होता अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पूछा जाता, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पूछा जाता है तो वो दोनों -40 पे इक्वल होते हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन जो हैं वो 574 पे इक्वल होते हैं। ये आप गूगल पे भी कंफर्म कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन आर इक्वल एट 574 एंड फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आर इक्वल एट -40, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है मिड टर्म के। नेक्स्ट हमारे पास है 15, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आपके लेक्चर नंबर 39 के अंदर है, इसको भी आप स्किप कर देंगे क्योंकि आपका सिलेबस तो सिर्फ लेक्चर नंबर 22 तक है ना। नेक्स्ट ये वाला भी रिलेटिविटी में से आ गया है, ठीक है, ये भी आपका 39 वाले लेक्चर में से है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ये भी आपका नहीं है इस सिलेबस के अंदर। क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर जो है ये आपका लेक्चर नंबर 42 के अंदर है, ये भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट फिर क्वांटम नंबर आ गया, ये भी 42 लेक्चर में से है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगला हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट MCQ नंबर 1 से अगला पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है जी वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे करते हैं हम? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। डिस्टेंस जो है वो बेसिकली पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर होती है, और वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। तो स्पीड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड रखती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल में आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर मैंने आपको बताया कि जिसकी पोजिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मैस जो है वो भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, और टेम्परेचर भी स्केलर है। तो यहाँ पे कोई भी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमने नन ऑफ दीज चूज़ करना है, ठीक है। स्पीड भी स्केलर होती है, टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, उसके अलावा बाकी हमें जो दिए गए यहाँ पे मैस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डेंसिटी, अब उन्होंने सिर्फ डेंसिटी पूछा है ना, तो ये है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये स्केलर होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है इसमें से? देखें, सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है, पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है जब, उसके अंदर भी एक्सेलरेशन होता है। अर्थ जब सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही है तो वो उसका भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? ये वाली होती है ना, उसके किसी भी पॉइंट पे आप कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब फाइंड करते हैं ना, तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये आप गूगल पे इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, नो एक्सेलरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल, तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास सॉल्व करने वाला आ गया, पार्टिकल गोज फ्रॉम x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस 2। अब ये उन्होंने पहला वेक्टर दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? यूँ लिखते हैं ना, xi प्लस yj प्लस zk। तो x की वैल्यू हमारे पास है -2m, इसके साथ i आ जाएगा, और y के साथ आ जाएगा 3mj, और z के साथ आ जाएगा 1mk। ये हमने पहला वेक्टर लिख लिया। अब दूसरा वेक्टर हमने जब लिखना है, इसको हम फॉर एग्जांपल a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं। सेकंड वेक्टर है हमारे पास, x की वैल्यू 3m है, तो 3mi माइनस 1mj प्लस 4mk। फाइंड आपने क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपने फाइंड करना होता है तो आपने सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। तो वो कह रहे हैं कि वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इस पोजीशन वेक्टर में से हमने ये वाला माइनस कर देना है, बी में से ए। तो ये बी है ना आपके पास, ये आप लिखेंगे, इसको हम ज़रा जगह कम है अलग सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला लिखें 3mi माइनस 1mj प्लस 4mk, और इसमें से आपने माइनस कर देना है ए वाला वेक्टर। ए वाला क्या है? जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस 2mi हो जाएगा
-3mj हो जाएगा और -1mk हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे m वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये m है और साथ में ये i वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये i और ये i, 3 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा 5mi। अब ये j है और ये j है, तो -1 -3 -4mj और k वाली वैल्यूज़ यहाँ पे 4m और -1, 4 -1 करेंगे तो 3mj आ जाएगा हमारे पास। तो 5 - 4 + 3 किस ऑप्शन में आ रहा है, 5 - 4 + 3 इसके अंदर, ठीक है। ये तो मैंने आपको वेक्टर की उससे बता दिया ना, एक और भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का ये भी फार्मूला हो सकता है, x2 - x1 बाहर i हैट और फिर -y2 - y1 j हैट और फिर +z2 - z1 k हैट, ठीक है। इससे भी सेम आंसर आएगा और अगर आप दोनों को माइनस कर देते हैं उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर ये थोड़ा सा समझने वाला है, जेट प्लेन, इसको गौर से समझिएगा। अ जेट प्लेन इन स्ट्रेट लाइन straight horizontal flight passes over your head when it is directly above you. The sound seems to come from a point behind the plane in a direction 30 degree from vertical. देखें, ये फॉर एग्जांपल प्लेन है और वो कह रहे हैं कि प्लेन इज़ डायरेक्टली अबव व्यू और उसके बिल्कुल नीचे आप हैं, ये फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द प्लेन। प्लेन के पीछे से एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें साउंड आती हुई महसूस हो रही है। ये हम है तो हमें यहाँ से साउंड आती हुई महसूस होगी ना, ठीक है। और वो कहते हैं कि कितने एंगल से आ रही है, 30 डिग्री के एंगल से आ रही है। देन अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा देखें, ये प्लेन है और ये प्लेन से यहाँ साउंड आ रही है, तो प्लेन से साउंड तक का जो डिस्टेंस है, साउंड हम तक कैसे पहुँच रही है, इस रास्ते से आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस ऑफ साउंड है। और प्लेन हमें कहाँ से नज़र आ रहा है, या प्लेन की स्पीड अगर हम डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ p, ठीक है। प्लेन का हमसे डिस्टेंस ये वाला है और साउंड का हमसे डिस्टेंस ये वाला है, तो हमने dp और ds कह दिया। अब देखें, ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस होता है, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, ये बेस होगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। किसके फॉर्मूले में आता है, ये साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, dp यानी प्लेन का डिस्टेंस, ओवर नीचे क्या है हमारे पास, ds यानी साउंड का डिस्टेंस, और इस साइड पे साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमें उन्होंने बता दी है कितनी है, 30 डिग्री, साइन 30, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अब यहाँ ड्रॉ कर लें या यहाँ कर लें, वैसे जहाँ मर्जी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इधर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, साइन 30 हमारे पास ये आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, साइन 30 इज इक्वल टू फाइंड, तो हमने स्पीड करनी है, तो डिस्टेंस की जगह हमने स्पीड लिखना है। अभी जैसे पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना स्पीड का, किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, टाइम वहाँ जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो vt इज इक्वल टू d। तो आपने इस d की जगह क्या लिख देना है, vt लिख देना है, और इसके साथ vp लगा दें यानी ये प्लेन की स्पीड है, और यहाँ vs लगा दें यानी ये साउंड की स्पीड है। t और t कट हो जाएंगे यहाँ से, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो vp ओवर vs। अब vs यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 vs इज इक्वल टू vp। तो वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ प्लेन हमने फाइंड करनी थी ना, यानी स्पीड ऑफ प्लेन vp फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, हाफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये इसकी वर्किंग थी सारी। इसको देखते हुए आपने बताना है कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, ये वाला रिपीट हो गया हमारा, नॉर्थ और साउथ वाला, ये हमने पहले कर लिया था। उसके बाद है जी, two bodies are falling with negligible air resistance side by side above a horizontal plane. If one of the bodies is given an additional horizontal acceleration due to its descent, it अब उसके बारे में आपने बताना है कि दो बॉडीज़ अगर ऊपर से फॉल कर रही हैं ना इस तरह से, तो वो कहते हैं एक को आप हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि दोनों जो है वो किस टाइम पे ज़मीन पे पहुंचेंगी। तो हमने कहना है कि दोनों जो हैं सेम टाइम पे पहुंचेंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उनके दरमियान एक्सेलरेशन किसी एक का चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है ना। हॉरिजॉन्टल आपने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, लेकिन उसकी वर्टिकल जो मूवमेंट थी उसमें कोई चेंज नहीं आया। और वैसे भी अगर हम कहें तो वो फॉल कर रही हैं ना, फ्रीली फॉल जो बॉडीज़ कर रही होती हैं वो किस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग कर रही होती हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस वजह से वो दोनों तकरीबन सेम टाइम पे ही ज़मीन पे पहुंचेंगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है द
वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी एडेड टू अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी। ये आपने जो है वो याद रखना है कि जब भी आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है किसी प्रोजेक्टाइल की, तो वो किसके इक्वल होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट है, अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज अ पाथ दैट इज। आपने एक बिल्डिंग से एक पत्थर को नीचे फेंका है तो पत्थर यूं आएगा ना नीचे, ठीक है, तो ये तकरीबन एक पैराबोलिक मोशन बना रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ से पैराबोलिक उसकी जो पाथ है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई हिल, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल। एक बॉल आपने ऊपर से फेंकी है, तो हमने पढ़ा था ना कि उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, पीछे भी हमने एक MCQ किया है कि ऊपर से कोई चीज़ इस तरह से नीचे आ रही होती है तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, और हमने फाइंड करनी है उसकी स्पीड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है √2gh, ठीक है। अब वी तो हमने फाइंड करना है, और अंडर रूट के अंदर 2 जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे, g की जगह हमने क्या पुट करना है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो पुट करना है। तो हम वो 9.8 होता है, आप अपनी आसानी के लिए उसको 10 भी पुट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, 20 मीटर। तो ये हमने इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो ये √400 आएगा, और इसका जब आप अंडर रूट लेते हैं तो वो 20 आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19.5 आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 20 ही यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अब काफ़ी सारे हमने MCQs कर लिए हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी अच्छे से। वैसे तो और भी ज़्यादा हैं मेरे पास पास्ट पेपर्स, लेकिन ये फाइल काफ़ी लंबी है तो इसको मैं सारी तो नहीं सॉल्व कर सकती, आप लोगों ने खुद अब इसको देख लेना है बाकी, और बिल्कुल जैसे इसके आंसर्स लगे हुए वैसे याद नहीं करना, गूगल से कंफर्म करें, ठीक है। इनको उसको सॉल्व करके फिर आपने इनको याद करना है। तो ये बस ये आइडिया था आप लोगों के लिए कि MCQs किस तरह के आ सकते हैं। हो सकता है इनमें से रिपीट हों किसी के, हो सकता है ना भी हों, लेकिन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए, कोई बात समझ नहीं आई बीच में, या आपको लग रहा हो कि कोई मैंने गलत पॉइंट मार्क कर दिया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, अच्छा सा पेपर करके आना है, और जब आप लोग पेपर करके आएँ तो आप लोगों ने यहाँ के कॉमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपका कैसा पेपर हुआ है, ठीक है जी। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।